हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्नब द टॉप आईसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहा होगा कि जयंती प्रहार करके सीरीज चल रहा है एससीईआरटी का, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। 9 to 10 के पूरे आपको दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो सारा कुछ कवर करना है। ये जैसा कि साइंस भी 9-10 का हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग पॉलिटी को करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, इकोनॉमिक्स भी करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सारा सब्जेक्ट हम लोग एससीईआरटी की सीरीज के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर न जाए, ठीक है। तो यानी जितना भी क्वेश्चन होगा सभी आपका क्वेश्चन इसी एग्जाम से, मान ली इसी सीरीज से आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी सीरीज से आएगा। आप यदि अच्छे से पूरी तरीके से पूरे सीरीज को कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, ठीक है। ये मेरा 100% श्योर है कि आपका इसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। एकदम इसी से क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, हर एक शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी को हम लोग पेज बाय पेज, जो ये आपका एससीईआरटी सीरीज, जो एससीईआरटी बुक है 9 क्लास का, वो पेज बाय पेज हम लोग यानी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ क्वेश्चन को क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यानी कि आप इस प्रकार से पूरे वीडियो को भी देख लेते तो एक प्रकार से आप क्या कीजिएगा, पूरे बुक को रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक भी लाइन ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाया गया, तो हर एक जगह से क्वेश्चन बना लिया गया है। यदि आपको सफलता चाहिए तो निश्चित रूप से इस सीरीज से जुड़ जाएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो आपको लिए लेकर आएँ। जितना जल्दी आपने सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए और भी बहुत कुछ वीडियो लेकर आने वाले, बहुत कुछ लेकर आने वाले। बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए, तो बस आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का जो वीडियो है पॉलिटी क्लास 9 का है, जो इसमें हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर आपका लोकतंत्र का क्रमिक विकास है, ठीक है। आप जाके देख लीजिएगा बुक में, आपका यही चैप्टर होगा, ठीक है। और आपका हर एक पेज बाय पेज जो क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे आपका पेज बाय पेज से क्वेश्चन क्रिएट किया रहेगा, ठीक है। तो आपका स्क्रीनशॉट भी नीचे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात किया जाए यहाँ पे, तो हम लोग, ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चिली में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सल्वाडोर अयांदे, जनरल अंगास्तो, ग्रेवियल बेरिक, इनमें से कोई नहीं। तो बात किया जाए इसका आंसर की, तो जो चिली में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था, गठन किया था, वो साल्वाडोर अयांदे किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि साल्वाडोर अयांदे की आखिरी शब्द क्या थी। चिल्ली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, चिल्ली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, या ए और बी दोनों। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिली जिंदाबाद, चिलीवास जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ठीक है। तो आप किसी प्रकार के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी खतरमी हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, या फिर बिहार एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार पुलिस हो, किसी प्रकार का एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो सभी जगह आपका क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। यदि आप पूरे कवर कर लेते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी आगे क्वेश्चन। बोला जा रहा है चिल्ली में सैनिक तख्ता पलट कब और किसने किया था। 13 सितंबर 1973 को जनरल अगास्तो ने, 11 सितंबर 1973 को जनरल अगास्तो ने, 12 सितंबर 1974 को साल्वाडोर यांदे ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 11 सितंबर 1973 में जनरल आस्तो ने चिल्ली में सैनिक का तख्ता पलट किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है 4 नंबर की साल्वाडोर अयांदे की हत्या किसने की थी। ग्रेवियन बोरिक, जनरल अंगास्तो, अल्बर्टो वैसाले, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर जनरल अगास्तो था, जो कि साल्वाडोर अयांदे की हत्या कर दी थी। वर्ष 2006 में चिली के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल किया है। अल्बर्टो वैसेल, जनरल अगास्तो, मिसले वैसेले, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मिसले वैसेले। 6 नंबर बोला लेनिन जहाज कारखाना कहाँ की थी। पोलैंड की थी, चिली की थी, जर्मनी की थी, दक्षिण अमेरिका की थी। तो जो लेनिन की जहाज कारखाना थी वो कहाँ की थी, तो पोलैंड की थी। 7 नंबर बोला लेनिन जहाज कारखाना मजदूरों का हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। क्रेन चलाकर महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकालना, देश स्वतंत्रता मजदूर संघ के मान्यता मिलना, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देना, प्रेस लागे से सेंसरशिप हटाया जाना। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी क्रेन चलाकर महिला के गलत ढंग से नौकरी से निकाल देना। पोलैंड में हड़ताली कर्मचारी के नेता कौन थे। जनरल पिनोश, साल्वाडोर अयांदे, जनरल जरूलेसंकी और लेक वालेलेसा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। 9 नंबर बोला जा रहा है पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। कब हुआ था। 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1995 में।
तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पोलैंड में 1990 में चुनाव हुआ था। पोलैंड में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? आंद्रेज गुदा, गिल्वियन बोरिक, लेल बलेसा, लेच बेलिसिया। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेच बलेसा। 11वां बाजार, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र में लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं, लोकतंत्र में लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लोकतंत्र में देशों को लोग की विरोध करने की आज़ादी होती है, उपयुक्त में से सभी। ये सभी के सभी क्या होता है, लोकतंत्र के संदर्भ में सही कथन है, यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी आपका सही हो जाएगा। बोला जा रहा है लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति के कितने राज्य प्रतिनिधि थे? 1708, 1607, 1707, 1709। बताइए राज्य में केंद्रीय समिति के कितने राज्य प्रतिनिधि थे? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1707, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो आप जो भी क्वेश्चन बना है वो आपके एससीईआरटी बुक से ही बना है। ठीक है, ये यूट्यूब पे पहला बार इस तरह के आपके वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं भी आपको इस तरह के वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। 13 नंबर बोला जा रहा है आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना की बात किया जाए तो आपका कब हुआ था? 1789, 1790, 1788, 1787। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाए 1789। अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को कब लागू किया गया था? 1788, 1787, 1789, 1790। चलिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया था अमेरिका में। बोला जाए भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1947 में, 1948 में, 1951 में। तो भारत की बात किया जाए तो भारत में आपकी लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। पश्चिम अफ्रीका देश घाना कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1957 में। तो पश्चिम अफ्रीका के देश घाना जो है वो 1957 में आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद घाना के प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री किसे चुना था? क्वामे नक्रुमा को, विलियम्स के अबोहा को, लेक वालेसा को, जनरल जलूसेंकी को। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्वामेम नक्रुमा को। नेपाल के प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति किसे चुना गया था? यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति किसे चुना गया था? डॉक्टर रामवरण यादव को, पुष्प कमल दहल को, गिरिजा प्रसाद कोलेरा को, विद्या देवी भंडारी को। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम प्रसाद यादव को नेपाल के प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, नेपाल के प्रथम गणतंत्र के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? पुष्प कमल दहल को, केपी शर्मा ओली को, सुशीला कोइराला को, खिलराज रेमी को। इसका आंसर की बात किया जाए तो नेपाल के जो प्रथम गणतंत्र के प्रधानमंत्री जो चुने गए थे वो पुष्प कमल दहल थे। ठीक है, इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन से, बर्मा से, हरियाणा से, आर्यावर्त से। तो इसका आंसर की बात करें तो म्यांमार को किसको नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ के पहली बार लोकतंत्र को कब अपनाया गया? 1948, 1947, 1962, 1952। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1948। फिर बोला जा रहा 22 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, 1947 में, 1945 में, 1950 में। तो इसका आंसर की बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 1945 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बोला जाए वर्तमान में कुल देश के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं 195, 196, 194, 193 है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो कितना है? 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कौन सा देश सदस्य अस्थाई नहीं है? ठीक है, कौन सा अस्थाई सदस्य नहीं है? अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन। अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, जर्मनी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अमेरिका होगा कि रूस होगा कि चीन होगा कि जर्मनी होगा? तो इसका बात करें जो अस्थाई सदस्य नहीं है वो क्या है? जर्मनी है। ठीक है, यह अस्थाई सदस्य नहीं है, अस्थाई है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थाई सदस्य होते हैं? 15, 10, 15, 5, 12। याद इसका के बाद क्या? तो 5 जो होते हैं अस्थाई होते हैं, सॉरी अस्थाई होते हैं, और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि टोटल कितने होते हैं? तो 15, जिसमें कि 10 आपका क्या हो जाते हैं? अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। चलिए फिर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? अभी बताएं कि कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। 10 देश होते हैं अस्थाई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों देश के चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 2 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 में लोकतंत्र क्या और क्यों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इससे देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। सरकार नागरिक के प्रति जवाबदेही होती है, ना कि नागरिक सरकार के प्रति। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जहां लोग सरकार के प्रति जवाबदेही होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर बताइए, कथन 1 होगा, कथन 1 2 दोनों होगा, कथन 1 2 3 होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो बात क्या है, इसका कथन 1 और 2 है जो क्या है, सही है। लोकतंत्र के संदर्भ में क्या है, कथन सही है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो जहाँ सरकार के प्रति जवाबदेही होती है। जहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लोकतंत्र ऐसी प्रणाली है जहाँ लोग सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं, लोकतंत्र में सरकार, लोग सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं होता, सरकार होती है प्रति जवाबदेही, ठीक है। तो सरकार नागरिक के प्रति जवाबदेही होती है, ना कि नागरिक सरकार के प्रति, ठीक है। तो यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है, पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट का अगुवाई कब हुआ था, ठीक है। यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन छपा हुआ लिखने में पड़ जा रहा है कि पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट का अगुवाई कब किया गया था, ठीक है। कब किया गया था बताइए, या कौन किए थे, ठीक है। यहाँ पे अगुवाई कौन किए थे, ठीक है, कौन किए थे ये होगा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो, इमरान खान। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो कि पाकिस्तान में 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के वो राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल समाप्त संग्रह के द्वारा 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था, नवाज शरीफ, इमरान खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जुल्फिकार अली भुट्टो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल परवेज मुशर्रफ। चीन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, कम्युनिस्ट, तानाशाही, समाजवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बात किया जाए तो चीन में कम्युनिस्ट प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। भारत में पूछा जाए, भारत और ब्रिटेन में सरकार का निर्माण किस माध्यम से होता है, चुनाव के, राजतंत्रीय से, वंशागुणित से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चुनाव से। 13 नंबर बोला, जिसमें लोगों की भागीदारी न हो उसे सरकार को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें लोग की भागीदारी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, गैर लोकतांत्रिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र में सरकार चुनने की उम्र क्या होती है, लोकतंत्र में सरकार चुनने की उम्र क्या होती है। चुनने का मतलब कि क्या हुआ, वोट देने का अधिकार पूछ रहा है। तो वोट देने का अधिकार क्या होता है, तो बात किया जाए 20 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो वोट देने का उम्र कितना होता है, 18 वर्ष होता है। पहले क्या था, 21 वर्ष, उसको क्या किया गया, 61वां संविधान संशोधन क्या गया, उसको वापस लिया गया, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया गया, आपका 18 वर्ष के जगह पे 21 वर्ष से क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र ऐसे शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है, यह कथन किसका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है यार, पूछे गए क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम पूछेंगे, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। तो बताइए, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है, यह कथन किसका था, डॉक्टर राधाकृष्ण का, महात्मा गांधी का, अब्राहम लिंकन का, से कोई नहीं। तो इसका कथन किसका था, अब्राहम लिंकन का था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह एक प्रणाली जहां नागरिक अपनी ओर से कानून और नीतियों के मतदान करने के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, निर्णय उसके बाद निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। एक प्रणाली जहां नागरिक कानून और गैर और नीतियों को सीधे मतदान करते हैं, सभी नागरिक को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर मिलता है। बताइए इसमें से कौन सा है जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में कथन सही है। अप्रत्यक्ष सही है, बताइए कौन सा अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, बताइए। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 या सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक प्रणाली जहां नागरिक अपनी ओर से कानून और नीतियां का मतदान करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है, ये हो गया अप्रत्यक्ष। निर्णय निर्णय क्या करता है, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल। निर्णय जो होता है क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा लिया जाता है, ना कि किसी जनता द्वारा लिया जाता है। तो ये आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में सही, दोनों के दोनों क्या है, कथन सही है। फिर बोला जा रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, एक प्रणाली जहां नागरिक अपनी ओर से कानून और नीतियों का पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। एक प्रणाली जहां नागरिक कानूनों और नीतियों के सीधे मतदान करते हैं, सभी नागरिक को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर है। 1 तथा 2 दोनों, कथन 1 और 3 दोनों, कथन 3 और 4 दोनों में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें तो कथन कौन सा सही हो जाएगा, तो कथन 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो निर्णय लेने की जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें क्या हो जाता है, निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है, ठीक है। एक प्रणाली जहां नागरिकों को और कानून को, ये तो होगा नहीं, सभी नागरिक को निर्णय लेने के भाग के अवसर होता है, ठीक है। यानी सभी नागरिकों को क्या होता है, आपका निर्णय लेने का भाग का अवसर होता है, ठीक है। तो यानी निर्णय निर्वाचित तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष में, लेकिन यहाँ पे बोला जाए एक प्रणाली जहाँ नागरिक कानून और नीतियों को सीधे मतदान करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी सीधे करेंगे तो प्रत्यक्ष। और सभी नागरिक को निर्णय लेने में भाग लेने का अवसर है, ठीक है, यानी सभी नागरिक भाग लेता है निर्णय लेने में, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों क्या नहीं होगा सही, ठीक है। ये क्या आपका अप्रत्यक्ष का सही हो जाएगा पॉइंट, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष पूछा रहा है तो 3 और 4 सही हो जाएगा। बोला जा रहा है ऐसा देश जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस, जहाँ क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति कहाँ निवास करती है, यानी किसके पास होती है या किसमें निहित होती है? भीड़ में, राजनीतिक में, जनता में, नेता में? तो लोकतंत्र में क्या होता है, अंतिम शक्ति किसमें? जनता में होता है। ठीक है, जनता के पास ही शक्ति होता है। अंतिम शक्ति किसके पास होता है? जनता के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव किस प्रकार का लोकतंत्र बनता है? चुनाव जो है किस प्रकार का लोकतंत्र बताता है? चयन का अधिकार, चयन का स्वतंत्रता, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर की बात करें तो चुनाव किस प्रकार का लोकतंत्र बताता है, इसमें से सभी के सभी क्या बताता है? चुनाव लोकतंत्र बताता है। ऐसा कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजराइल? इसका बात किया जाए तो सऊदी अरब में क्या था, महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों की सोचने की, अपने विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की? तो लोकतंत्र में कौन सा संदर्भ इसमें सही है? तो लोकतंत्र में क्या आपको इसमें लगता है कि सही है? लोकतंत्र में क्या किया जाता है? तो बात किया जाए इसमें क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों यार सही है। लोकतंत्र में आप क्या करते थे, लोग को सोचने की अपने विचार होते हैं, अपनी आज़ादी होती है, संगठन बनाने की, विरोध करने की, ये सब आपका क्या होता है, आज़ादी होता है। राजनीतिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने का भी आपका आज़ादी, आप किसी भी संगठन बना सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं किसी का, और राजनीतिक गतिविधि में आप स्वतंत्र रूप से भाग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा के सारा लोकतंत्र में कथन सही हो जाएगा। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल की शासन होता है, सभी लोग वोट देने का अधिकार होता है, लोग का वोट का महत्व बराबर होता है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के निवास करती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो सभी के सभी पॉइंट का हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कथन 1 2 3 4 सभी के सभी क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है सारा पॉइंट। सबसे अच्छा शासन किस शासन को माना गया है? सैनिक शासन, तानाशाही शासन, लोकतांत्रिक शासन, कम्युनिस्ट शासन? तो सबसे अच्छा शासन है वो आपका लोकतांत्रिक शासन को माना गया है। इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हम लोगों ने प्रथम अध्याय एवं इस अध्याय, सॉरी ये तो आपका क्या है, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ बुक का। ठीक है, 45 नंबर, लोकतंत्र में किस तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, उपयुक्त में से सभी। तो लोकतंत्र में आपका सभी प्रकार के अधिकार दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? सभी प्रकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब आपका मौलिक अधिकार है, यानी सभी प्रकार के आपको लोकतंत्र में दिए गए हैं। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? 1974 में, 1976 में, 1979 में, 1975 में? तो भारत में जो आपातकाल लगा था वो 1975 में लगा था। ठीक है, कब लगा था? 1975 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। भारत में आपातकाल किसके द्वारा लगाया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। अभी हमने बताया कि आपातकाल के समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी थे। तो आपातकाल कौन लगाएंगे? इंदिरा गांधी लगाएंगे। ठीक है, तो आपातकाल इंदिरा गांधी के समय में लगा था, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी के सिफारिश पे लगाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगवाया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसी समय प्रधानमंत्री भी कौन थे? तब पूछता है वो कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थे 1975 में जब आपातकाल लगा था। चलिए तीसरा चैप्टर आ गया संविधान का निर्माण। इसमें देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसे आता ही आता है। तो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों के यूरोप के गोरे लोग का क्या नाम था? श्वेत, अश्वेत, रंगीन? इनमें से कोई नहीं। तो जो अफ्रीका के थे वो गोरे लोग को क्या नाम था? तो अश्वेत नाम था। ठीक है, गोरे लोग, जो दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय लोग थे उसको यूरोप में गोरे लोग क्या नाम दिए थे? जो ये पूछा गोरे लोग नहीं, जो अफ्रीका में जो श्वेत लोग, जो काले लोग थे, तो वो जो ये थे यूरोप वाले लोग, तो वो क्या नाम दिए थे? गोरे वाले जो लोग थे और यूरोप के गोरे वाले लोग थे, तो वो क्या नाम दिए? तो अश्वेत दिए थे। यानी क्या दिए थे? अश्वेत दिए थे। अश्वेत मतलब काला होता है। ठीक है, यूरोप के गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में किसके आधार पर राजनीतिक में को बांटा था? चमड़ी के रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ये भी दोनों के आधार पर? इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप के जो लोग थे वो दक्षिण अफ्रीका में किस आधार पर बांटे थे? तो दोनों पे, चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिए थे और जाति के आधार पे उन्होंने बांटा था। राजनीति को किस बात पे बांटा था? चमड़ी के रंग के आधार पर, यानी कि काला है तो या फिर आपकी जाति के, तो ये दोनों के आधार पे बांटा था। नेल्स मंडेला को कितने वर्ष तक जेल में रखा गया था? 26 वर्ष, 28 वर्ष, 27 वर्ष, 20 वर्ष? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 28 वर्ष तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जोहान्सबर्ग थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, नेल्सन मंडेला थे? इनमें से कोई नहीं। तो नेल्सन मंडेला थे जो कि पहले क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत यानी कि काले राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कैसा है? लिखित है, मौखिक है? लिखित मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है? लिखित है। 53 नंबर बोला संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? साथ रहने वाले विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करना,
सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा? सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक दो तीन, ये आपका तीनों की तीनों क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी संविधान के निर्माण में कौन सा कथन है? सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपका ये संविधान के संदर्भ में सही है। उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है सब संविधान के अनेक काम करना है जिसमें प्रमुख थे क्या, सब यहाँ पे दिया हुआ जो आपका एससीईआरटी में दिया हुआ, यानी कि हमने कुछ अपने से नहीं क्रिएट किया है, जो एससीईआरटी में दिया उसी बात को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा इसी को बोर्ड भी मानता है। आप गूगल पे भी अलग अलग दे दे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इस पे बुक में है वही चीज को एग्यो मानता है। इसलिए बोला जा रहा है कि यदि आप इसको सही से कर लेते हैं 9th 10th, तो आपको पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये तो 9th का भी 10th का भी आएगा, तो 9th 10th दोनों मिलकर आप कर लेते हो तो आपका फिर निश्चित रूप से सफलता हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 54 नंबर बोला जा रहा है, अमेरिका अपने देश का संविधान का निर्माण किस देश के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद किए थे? ब्रिटेन के, फ्रांस के, रूस के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के खिलाफ के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कब सुनिश्चित किया गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होगा? रूस के क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति के समय, चीन के क्रांति के समय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर कब निर्णय लिया गया? तो फ्रांस के क्रांति के समय लिया गया था। 56 नंबर बोला जा रहा है, महात्मा गांधी द्वारा कब व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो महात्मा गांधी द्वारा कब व्यक्त किया था? 1922 में व्यक्त किया गया था कि संविधान जो होगा भारतीय इच्छा के अनुसार होगा। भारतीय संविधान जो होगा ये इच्छा के अनुसार होगा, भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि 57 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से कब मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1922 में, 1923 में, 1925 में, 1924 में। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की थी। किस अधिवेशन में यह रूपरेखा रखा गया कि आजाद भारत का अंतिम संविधान कैसा होगा? लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर की बात किया जाए तो किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में यह रखा गया रूपरेखा कि भारत का संविधान कैसा होगा। बोला जा रहा है 59 में ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए कब चुनाव कराए गए थे? 1937 में, 1936 में, 1938 में, 1939 में। इसका आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1937 में चुनाव करवाए गए थे। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए थे? 1946 में, जुलाई 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में, जनवरी 1946 में। बताइए, इसे सब डेट एक ही दे दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बस आपको मंथ यदि पता होगा तभी आप इसको क्या कर सकते हैं सही। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुए थे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में पहले संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसे तो हुआ था आपका आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि संविधान सभा जो था उसके लिए चुनाव जो हुआ था वो उसके में बताया जा रहा है, संविधान सभा के चुनाव के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में, और इसके पहली सभा बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भाषण बोला, भारतीय संविधान लिखने वाले सभा के कितने सदस्य थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए किसने इसमें, बताइए भाई 10 जो भारतीय संविधान लिखा गया था उस सभा में कितने सदस्य थे? 388, 283, 389, 390। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 389। भारतीय संविधान लिखने का पूरा काम कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को। इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लिखा कब गया था? 26 दिसंबर 1949 को। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक और भी पूछता है कि संविधान बनाने में कुल कितने समय लगे थे? बताइए, इसका कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो अभी बताएं कि संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, संविधान बना था, ए और सी, बी और सी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आजाद तो 1947 में था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान लागू हुआ था जिसके लिए हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे?
या फिर पूछ दिया जाए कि प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रमुख भी पूछ दिया, अध्यक्ष ज्यादातर अध्यक्ष पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अस्थाई के पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अस्थाई समिति के अस्थाई सदस्य कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थाई सदस्य थे। अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिंह थे। ठीक है, तो तीनों में से एक नए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिंह, और अस्थाई पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, लेकिन प्रारूप समिति के पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में कौन सा भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ए बी दोनों। तो बात अभी बताएं कि जो राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सब थे सदस्य थे, और ये महात्मा गांधी से इसका सदस्य नहीं थे। यंग इंडिया पत्रिका किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, लाला लाजपत राय की, बाल गंगाधर तिलक की, राजेंद्र प्रसाद की। तो यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी की है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका है? तो महात्मा गांधी की। यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1920-31 में, 1919-31 में, 1920-30 में। तो इसका आंसर की बात करें तो 1919-31 के बीच में यह पत्रिका तो क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यदि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एक ही डेट दे देता है आपको, एक ही डेट दे, ठीक है, तो यह एक ही डेट अभी दे दे, तो मूल रूप से ये 1931 में क्या हुआ था कि 1931 में उन्होंने क्या किया था? अपना विचार को लिखा था। ठीक है, तो ऐसे यदि 1931 देता तो 1931 मार लीजिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से आप मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, रूस से, आयरलैंड से, जर्मनी से। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रेरणा लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय ध्वज को, मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, इनमें से कोई नहीं। तो बात किया जाए इसमें प्रस्तावना को ही क्या बोला जाता है? आत्मा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? आत्मा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत में ही सबसे बड़ा संविधान है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपने यदि पूरी तरीके से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से मिलने वाला है। चलिए, 73 में बोला जा रहा है सरकार की शक्ति का स्रोत कहाँ निहित है? जनता में, नेता में, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से सभी में। तो सरकार की जो शक्ति वो किसमें निहित होता है? जनता में। आप प्रस्तावना पढ़ी होगा तो उसमें बोला जाएगा हम भारत के लोग, यानी कि सबसे पहले क्या होता है? हम भारत के लोग। भारत के लोग में ही सब क्या है? शक्ति निहित है। यदि आपके ऑप्शन में दे दिया कि भारत के लोग, तो लोगों में आप भी मार सकते हैं, या भारत के लोगों में भी मार सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए यानी जनता। ठीक है, या लोगो दे दे या हम भारत के लोगो दे दे तो कोई भी होगा, तो सब लोगों में भी हो सकता है, जनता भी हो सकता है, और हम भारत के लोग, दोनों में से किसी भी ऑप्शन दे तो सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। सरकार की शक्ति किसमें होता है? निहित होता है जनता में, होता है, उसी का स्रोत है, जनता ही स्रोत है, जनता ही शक्ति का है, जनता ही जो चाहे वो करवा सकता है सरकार से। ठीक है, चलिए, उसके बाद बोला जाए 74 में किसने कहा लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता के लिए द्वारा स्थापित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर की बात करें तो हम लोग कर भी चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी आ गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब्राहम लिंकन ने बोले थे कि लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित होती है, यानी जनता के लिए होता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया था? 42वां संशोधन, 41वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 42वां संशोधन। 76 में बोला जाए भारतीय संविधान को किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाता है? ठीक है, तो बताए भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को राज्य घोषित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन। ठीक है, इसमें आपका भारतीय संविधान के संशोधन की प्रस्तावना। ठीक है, तो ये 42वां संशोधन, इसमें भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करना, यह भी क्या हुआ था? 42वां संशोधन द्वारा हुआ था। फिर बोला जाए भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ठीक है, सॉरी, आपका ये भारत की पूछ रहा था। भारत में आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति और क्या होता है? राज्यपाल होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य में आपका हो जाएगा राज्यपाल और देश में हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो उसे हल करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, ए और सी दोनों के पास।
तो बताइए इसका आंसर की बात क्या हो। तो यदि ये इस प्रकार से कोई भी विवाद आता है तो उसको न्यायपालिका करता है, कौन करता है, न्यायपालिका। 79 मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, ठीक है। तो यानी पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है, वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सिंपल एग्जाम इस क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो बताइए रूस, जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका। तो इसका बात किया जाए तो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यदि राज्य द्वारा ऐसा विधि बनाया जाए जिससे नागरिक के मूल अधिकार को उल्लंघन होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित हो कर सकता है, ठीक है। तो कौन कर सकता है, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। समता का अधिकार, शोषण विरोध का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो बात किया जाए इसमें कौन सा अधिकार हटा दिया है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था, 1978 में, 1989 में, 1977 में, 1980 में। तो संपत्ति का अधिकार है वो कब हटाया गया था, 1978 में हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, 42वां, 41वां, 44वां, 43वां। तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके आंसर की बात करें तो 2003 में क्या किया गया था, शिक्षा के अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी 2003 में। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था, 44वां, 86वां, 87वां, 88वां। इसका आंसर की बात करें तो जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में मान्यता प्राप्त हुआ तो वो आपका 86वां संशोधन द्वारा हुआ था। किसमें, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 44वां, 43वां, 42वां, 46वां। इसका आंसर की बात किया जाए तो जोड़ने की बात अधिकतर, अब देखिए जब भी जुड़ेगा तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी जोड़ने की बात हो तो अधिकांश बार में आपका 42वां संशोधन ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 1976 में, 1977 में, 1978 में, 1979 में। इसका आंसर की बात किया जाए तो 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में। भारतीय संविधान को कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11, 10, 11, 6, 12, 10। यानी पहले 10 था, अब एक जोड़ दिया गया तो 11 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 11। भारतीय संविधान में कितना मौलिक अधिकार है, 7, 6, 5, 8, ठीक है। तो बात किया जाए तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो आपका 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट में बोला जा रहा है 90 में किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा 1989 में वोट देने का उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें यहाँ पे होगा, ठीक है, 442 नहीं होगा, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, एगो 4 को काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर 62वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। तो हमने ये पहले ही बता दिया था कि जो वोट देने का उम्र था 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था किस संशोधन द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा किसमें, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था, तो 1989 में। भारत के संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है, क्षेत्रीय नागरिकता, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो होता है आपका एकल नागरिकता प्रदान करती है, ठीक है, एकल नागरिकता। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कौन सा भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी को क्या किया है, राजभाषा घोषित किया गया है। लोकतांत्रिक आपका आ गया चैप्टर 4 चुनावी राजनीतिक, ठीक है। तो इसमें बात किया जाए लोकतांत्रिक चुनाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें बोला जाए हर किसी को मत देने का अधिकार हो और हर किसी को मत का समान मान हो। बताइए इसका आंसर। फिर दूसरा बोला चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो ताकि लोग अपनी इच्छा के उम्मीदवार का चुनाव कर सके। तीसरा बोला चुनाव में विकल्प की गुंजाइश हो, पार्टियों और उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने की आज़ादी हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक चुनाव के संदर्भ में बात किया तो इसमें सभी के सभी कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि कितने साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है जो पूछा जाए कि लोकसभा विधानसभा भंग करने की, तो पूछा जा रहा है तो ये 5 साल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 साल। तो कितने साल के बाद लोकसभा और विधानसभा को भंग हो सकती है, तो 5 साल के बाद ये भंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि फिर से इलेक्शन चुनाव हो जाता है, कार्यकाल इनका 5 साल का होता है।
लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तभी बताएं कि कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 साल का। सन 2005 में बिहार राज्य के कितने विधायकों का चुनाव हुआ था? 250, 244, 242, 243। तो 2005 में जो बिहार राज्य के चुनाव हुआ था, कितने विधायकों? 243 सीट पे चुनाव हुआ था। विधायक विधायक मतलब कि वही जितने सीट पे लड़े थे, ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? पूरे देश को लोकसभा के चुनाव में कितने बांटा गया, यानी कि इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि लोकसभा का कितने सीट पे चुनाव होता है, कितने सीट होते हैं लोकसभा में, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट इस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितने बांटे गए हैं? तो 543, 544, 542, 543। तो 543 में बांटे गए हैं, ठीक है। कितने में? 543। या पूछ दिया कि लोकसभा के चुनाव में कितने सीट होते हैं, तो 543, ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा। 98 नंबर लोकसभा में कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 77, 78, 79, 80। तो लोकसभा में जो सीट होता है अनुसूचित, एक अनुसूचित जनजाति होता है, ठीक है, एक अनुसूचित होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 79। लोकसभा में कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? देखिए यहाँ पे आ गया अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो उसका लिए 41 सीट है, ठीक है। अनुसूचित के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीट, ठीक है। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे क्या है आपका 41, यहाँ पे 79। तो 79 ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति थोड़ा सा कम होता है, तो 41 कम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से याद है, 79 और 41 लोकसभा में, ठीक है। चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है, ठीक है। नहीं पूछा जाए कि उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है, ठीक है। इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किसके लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मान के चलिए कि लोकसभा के लिए ही हो या विधानसभा के लिए हो, तो कितने वर्ष हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आपका क्या, राज्यसभा जो होता है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और जो मुख्य इलेक्शन चीफ होता है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका भी क्या हो जाएगा? आपका वही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत देश में चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो भारत में जो चुनाव प्रचार होता है उसके लिए आपको 2 सप्ताह टाइम दिया जाता है। कितना? 2 सप्ताह। कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो कांग्रेस पार्टी 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, जबकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कांग्रेस की सरकार थी 1973 में। जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाव का नारा कब दिया था? जनता पार्टी की बात करें तो 1976, 1978, 1977। इसका बात करें तो 1977 में जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाव का नारा दिया गया था। आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था कब? 1981, 1983, 1982, 1984। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 1983, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश में होता है वो तेलुगु स्वाभिमान का नारा कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। झारखंड बनाम का नारा कब दिया गया था? ठीक है, झारखंड बनाम का नारा कब दिया गया था? 2003 में, 2001 में, 2004 में, 2000 में। तो इसका आंसर की बात करें तो 2000 में दिया गया था। चलिए 106 नंबर बोला जा रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है या कराता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। 107 में चुनाव में तैनात अधिकारी किसे अधीन कार्य करता है? सरकार के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, निर्वाचन आयोग के अधीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के प्रति अधिकारी कार्य करता है। चलिए 5 नंबर चैप्टर में संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं बोला जा रहा है, सरकार द्वारा पिछड़ी जाति का आयोग कब गठित किया गया था? 1978 में, 1980 में, 1977 में, 1989 में। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 1989 में पिछड़ी जाति आयोग का गठित किया गया था। फिर बोला 109 में कि किस संशोधन द्वारा भारत में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थान में श्रवणों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया था? इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा 103वें संविधान संशोधन, ठीक है। क्या हो जाएगा? 103वें संविधान संशोधन द्वारा 10% आरक्षण दिया गया था, यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात किया जा रहा है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी को उसको ईडब्ल्यूएस पूछ दिया जाएगा कि ईडब्ल्यूएस जो दिया गया था वो किस संशोधन के तहत? तो वो 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, ठीक है। याद रखिए कब 103वां कब दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, और 103वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका 2 हो जाता है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। शासन की वास्तविक शक्ति कहाँ छिपी होती है? राजनीतिक कार्यपालिका में, राष्ट्रपति में, अस्थायी कार्यपालिका में, इनमें से कोई नहीं। तो जो शासन की वास्तविक शक्ति होता है राजनीतिक कार्यपालिका में छिपी हुई होती है। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनमें सभी। तो सभी के सभी क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका है।
राष्ट्रपति में गैर हाजिरी में अथवा पद के रिक्त होने के कार्य कौन कर सकता है, यानी कि यह सिंपल ऐसा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका काम कौन कर सकता है, ठीक है, उनका कार्य कौन कर सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो मुख्य न्यायाधीश काम करता है, ठीक है। याद रखिए, इधर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो मुख्य न्यायाधीश के पास चला जाता है पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बार हुआ भी था, आप कमेंट बताया था कब हुआ था, और कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति की पद भी संभाले थे। 114 में बोला जा रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं चुनते हैं, जनता लोग नहीं चुनता है। हम लोग जो प्रतिनिधि को चुनते हैं वो जाके वहाँ चुनता है, सांसद जो होते हैं वो जाके वहाँ पे चुनते हैं। जो मेंबर को हम लोग चुन के भेजते हैं सांसद में, वही लोग मिलकर सबके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। तो जिसको हम चुनते हैं वो जाके उनको चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित और राज्यपाल और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति में जो निर्वाचन मंडल में जो साबित होते हैं राष्ट्रपति के ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन शामिल होते हैं या निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदन से निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य होते हैं वो। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य के विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो, ये दोनों मिलकर, दोनों को हम लोग क्या चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, राज्यसभा के विधानसभा के और लोकसभा के विधानसभा के दोनों को जनता चुनती है, ये जाकर राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखिएगा, संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य लेंगे और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित दोनों सदस्य लेंगे, ठीक है, राज्य विधानसभा के, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, तो आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में के राष्ट्रपति को किस संक्रमणीय गतिविधि द्वारा चुना जाता है, जन निर्वाचन, प्रतिनिधि, संपूर्ण मतदान, एकल संक्रमणीय, एक से कोई नहीं। तो भारत में जो राष्ट्रपति को चुना जाता है एकल संक्रमणीय विधि से चुना जाता है, ठीक है, एकल संक्रमणीय विधि से। भारत में उपराष्ट्रपति को किस संक्रमणीय मताविधि द्वारा चुना जाए, ठीक है, यह तो अभी बताते हैं, एकल संक्रमणीय होगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को क्या होता है, एकल संक्रमणीय द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो इनका 5 वर्ष हो जाएगा सही। फिर बोला भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद में कौन सा प्रस्ताव को पारित किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है, कितना, महाभियोग प्रस्ताव। फिर बोला जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कौन नहीं। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आएंगे, यदि आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेता है तो आपके इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, हर एक शिफ्ट में इसी से आने वाला, ठीक है। ये नहीं कि एक शिफ्ट में आएगा, 2 शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में इसी से आएगा, क्योंकि जो बोर्ड है वो इसी को आधार बनाया, इसी को सिलेबस है, इसी से क्वेश्चन वो बनाता है। तो इसको हम लोग पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन सारा कुछ कर लेंगे तो इससे बाहर आएगा कहाँ से, ठीक है। जब भी देगा तो इसी से देगा, तो हम लोग इसको एक भी लाइन नहीं छोड़े, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को यदि शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर, लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, 121 में पूरा, राष्ट्रपति किसके सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पे, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल किसके सलाह पे, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। भारतीय संसद की बैठक बुलाने की, स्थगित करने तथा लोकसभा के भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास, उपराष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। इसके आंसर की बात करें तो इनका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। जो भारतीय संसद बुलाने की और स्थगित करने का, लोकसभा भंग करने का, इसका अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश को विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन। तो ये राष्ट्रपति किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद को सिफारिश करने के लिए विचार पर भेज सकता है, तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति जो था वो मंत्रिपरिषद के सिफारिश के विचार पर वो वापस भेज सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। 125 में बोला जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि राष्ट्रपति। 126 में बोला जा रहा है भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, उसमें से सभी के पास। तो भारत में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, किसके पास होता है, संसद के पास होता है। अमेरिका में जनप्रतिनिधि की सभा को क्या कहते हैं, संसद, कांग्रेस, नेशनल असेंबली, डायट। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में जनप्रतिनिधि की सभा को क्या कहते हैं,
कांग्रेस कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता क्वेश्चन है कि अमेरिका में जनपति की सभा को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 3, 2, 1। तो इसका आंसर की बात करें तो भारतीय संसद में 2 सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। प्रथम सदन किसे कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन या प्रथम सदन किसे कहा जाता है, अभी बताएं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रथम बोला है, उच्च नहीं। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो प्रथम सदन आपको किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है। चलिए, और यदि यहाँ पे पूछे उच्च सदन, तो उच्च सदन पूछेगा तो राज्यसभा होगा, लेकिन प्रथम सदन पूछे तो लोकसभा, उच्च सदन पूछे तो राज्यसभा। इस प्रकार से देखिए, आप लोक प्रथम सदन की इस तरह से याद रखते हैं, प्रथम सदन लोकसभा, लोकसभा होगा, उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा में क्या आते हैं? राष्ट्रपति सब आते हैं, सब आते हैं। ठीक है, लोकसभा में, तो लोकसभा में आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सारा कुछ आता है। ठीक है, तो लोकसभा उसके बाद राज्यसभा। ठीक है, पहले लोग आएगा, लोग ही तो राजा बनाता है, तो लोग पहले आएगा, प्रथम लोग, उसके बाद राजा बना दिया तो दूसरा बार में राजा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यदि निचला सदन बोला जाए, यदि उच्च सदन बोला जाए, तो उच्च सदन राज्यसभा हो जाता है, निम्न सदन लोकसभा हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोला द्वितीय सदन, द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। भी बताएं कि लोग दूसरा में क्या आ जाएगा? राजा आ जाएगा। लोगों के बाद क्या आ जाएगा? लोग ही राजा बना दिया था, बाद में राजा बना, तो द्वितीय हो जाएगा आपका राज्यसभा। लेकिन ये उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो विधेयक आपका 2 विधेयक होते हैं। क्या होता है, क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन विधेयक और एक होता है, क्या होता है आपका? साधारण विधेयक। ठीक है, धन विधेयक को वित्त विधेयक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, धन विधेयक को वित्त विधेयक भी कहते हैं, और साधारण विधेयक होता है, यानी 2 विधेयक होते हैं। किसके हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो किसके हस्ताक्षर के बाद? तो आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद आप विधेयक कानून बना सकते हैं, जब आपका राष्ट्रपति सिग्नेचर हो जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम किस वर्ष विधेयक को संसद में पुनः विचार के लिए भेजे थे? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो इसका आंसर की बात करें तो 2007 में इन्होंने, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो पुनः विचार के लिए भेजे थे विधेयक को। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका के प्रधान की बात करें तो राज्यपाल होता है। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। चलिए, नेक्स्ट हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हमने बता चुका है कि राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका आंसर की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कितने होते हैं? 6, 4, 5, तो 5 वर्ष के लिए होता है। आंसर बी हो जाएगा सही। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और मुख्यमंत्री का राज्यपाल करेगा। एक एग्जाम्पल इस तरह से, जो देश में होता है राष्ट्रपति का, जे राज्य में राज्यपाल होता है। जो राष्ट्रपति का जो जिस प्रकार से उसका काम होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल का स्टेट में काम होता है, राज्य में काम होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को देश में और राज्यपाल को राज्य में काम होता है। उसका बोला जा रहा है कि एक स्वतंत्र विधानमंडल के सदस्य, सदन या दोनों सदन की बैठक बुलाने की, बैठक स्थगित करने की, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? ये हम लोग कर चुके हैं, किसके पास होता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नहीं राष्ट्रपति, सॉरी, वो हम लोग देश में किए थे, यहाँ पे विधानमंडल की बात कर रहा है, वो आपका संसद की, लोकसभा की बात कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे यदि विधानमंडल क्या होता है? राज्य में होता है, तो राज्य में राज्यपाल करेगा। अभी बताएं कि जो भी होता है राष्ट्रपति एज ए राज्यपाल, यानी राज्य में जो भी होता है राज्यपाल के द्वारा, और राष्ट्र में जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका सदस्य जितना होता है कुल सदस्य का 1/6 भाग। ठीक है, कितना? 1/6 भाग। चलिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है 140 में कि किसके सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं? किसके सिफारिश पे? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में जो होता है वो राज्यपाल के सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो विभिन्न विश्वविद्यालय होता है उसका कुलपति आपका क्या होता है? राज्यपाल होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बोर्ड, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कुलपति या फिर राज्यपाल का फोटो जरूर रहेगा। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, हर एक स्टेट का देखिए, बिहार में देखिए तो बिहार में भी राज्यपाल का फोटो लगा रहता है, कुल जो पति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चांसलर। ठीक है, चांसलर। फिर बोला जा रहा है कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदनीय होते हैं? कितने राज्य में है जो विधानमंडल 2 सदनीय है? 5, 6, 4, 7। तो आपका क्या हो जाएगा? 6 में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा?
मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि 6 राज्य में टोटल में हो जाते हैं आपका विधानसभा आपका लगते हैं, ठीक है। किस किस में लगते हैं विधानसभा तो हमने बता दिया। चलिए तो ठीक है, देखिए एक बार याद कर लीजिए किसी, ठीक है, क्या कीजिए याद कर लीजिए कौन कौन है। तो आप देखिए पहले बिहार से शुरू करते हैं। बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, 2 हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद जाएंगे इधर, क्या जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, फिर महाराष्ट्र एक हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। महाराष्ट्र के बाद यदि आप नीचे जाइएगा तो महाराष्ट्र के बाद आप जाइएगा नीचे तो इसमें तेलंगाना और हैदराबाद दोनों एक साथ है, तो दोनों के एक साथ याद करें, तेलंगाना और हैदराबाद, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। उसके बाद एक क्या है, कर्नाटक, सबसे नीचे इधर आ जाइए पश्चिम साइड में तो कर्नाटक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। टोटल कितने हैं, 5, सिर्फ टोटल कितने हैं, 6 राज्य हैं, ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश एक साथ हो गया, 3 हो गया, एक महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र एक हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ हो गया, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, एक कर्नाटक नीचे हो गया तो 6, यानी कि 6 प्रकार 6 थे, जहाँ की विधानमंडल की 2 सदन होता है, ठीक है। क्या है, विधानमंडल की 2 सदन होता है, यानी कि विधान परिषद भी वहाँ होता है, ठीक है। तो याद है पूछ भी जाए थे विधान परिषद इनमें से कौन सा राज्य है तो बता दिए, या पूछ जाए कितने विधान परिषद है तो 6 राज्य में है, ठीक है। कौन कौन राज्य में ये भी बता दिए। विधान सभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 500, 543, 243, 512, ठीक है। तो विधानसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितना होती है, 500, ठीक है, कितनी होती है, 500। विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम संख्या की बात किया जाए तो विधानसभा की न्यूनतम संख्या आपका 60 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। यदि अधिकतम पूछे तो 500, न्यूनतम पूछे तो 60, विधानसभा की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार की बात किया जाए तो बिहार में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 244, 243, 245, 246। तो बिहार में बात किया जाए तो बिहार में आपका कितना हो जाएगा, तो बिहार में आपका 243 है, ठीक है। बिहार में आपका कितना है, बिहार में 243 है। ये टोटल विधानसभा मतलब पूरे भारत में बोला जा रहा है कि यदि किसी भी राज्य में, किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में कम है, तो यानी कि अधिकतम विधानसभा की सीट की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा 500 और न्यूनतम 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कुल कितने हैं, 243 हैं, ठीक है, कितने हैं, 243 हैं। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के कितने दिनों तक विलंबन कर सकता है, ठीक है। तो धन विधेयक तो ये बात किया जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद कितने दिन, 14 दिन तक, ठीक है, कितना, 14 दिन तक वो विलंब कर सकता है। उसके बाद उसको आपको जवाब देना होता है, ठीक है। कितने राज्य में विधान परिषद हैं, 5, 6, 4, अभी बता दें कि कितने में, 6 राज्य में है, ठीक है। कौन कौन है अभी बता चुके हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन हुआ था। विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन के कितने वर्ष होते हैं, तो इसका 6 वर्ष होते हैं, ठीक है। कितना होता है, 6 वर्ष। जिस प्रकार से राज्यसभा में होता है इस प्रकार से विधान परिषद में होता है, ठीक है। तो विधान परिषद में कितने होते हैं, 6 वर्ष होते हैं। भारत में उच्च न्यायालय कौन सा है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनसे कोई नहीं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। और एक ही अभी है सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, अभी सर्वोच्च न्यायालय की 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको यदि गूगल पे अलग मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नहीं, 26 जनवरी 1950 में हुआ था, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है टेक्स्ट बुक का 1950 का, ठीक है। तो आप इसे भी कवर कर सकते हैं कि आपका 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत की इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है। यह कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। कब स्थापना किया है, तो 1950 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में अंतर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है, उच्च न्यायालय अलग होता है, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय पूछे तो सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बने रहने की अधिकतम आयु कितनी होती है, 62, 60, 65। इसका आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 65 वर्ष तक उनकी उम्र होती है, ठीक है। या पूछ दिया जाए कि कब तक अपना कार्यकाल होता है, अपने मतलब कार्यकाल नहीं, यहाँ पे आप वर्ष पूछा कब तक रहते हैं, ठीक है। तो ये 65 वर्ष तक इनके आयु, 65 वर्ष जब तक आयु होगा तब तक ये न्यायाधीश के पद पर बने रह सकते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद किसके क्षेत्राधिकार में आता है, केंद्र और राज्य के जो विवाद होता है वो किसके क्षेत्र के अधिकार आता है, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिला न्यायालय के, राष्ट्रपति के। तो जो केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए फिर बोला बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बिहार में उच्च न्यायालय बोला यानी हाई कोर्ट बोला जाता है। मार्च 1916, मार्च 1916, 2 मार्च 1916, 1 मार्च 1916, यानी कि बहुत क्रिटिकल कर दिया गया ऑप्शन बना के। यानी 16 में तो हुआ था, लेकिन अब डेट याद रखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको डेट ऐसे पूछा नहीं जाएगा, आपका मंथ चेंज कर देगा या डेट चेंज कर देगा, लेकिन आपके यहाँ पे आपको कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाइए, ठीक है। कि आपको डेट भी दे दे तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो 1 मार्च 1916 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 1 मार्च 1916। बिहार में आपका बात किया जाए तो बिहार में देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको भी देखा, यहाँ पे दिखेगा 1 मार्च 1916 में स्थापना हुई थी, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय बिहार के राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसकी
स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, गूगल कुछ भी दे तो नहीं मानिएगा, बुक जो मैं दिया है वही आपको यहाँ पे होगा आंसर सही। ठीक है, तो 1 मार्च 1916 ही सही हो जाएगा। पटना में आपका स्थापित किया गया बिहार के। ठीक है, बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया, और उसके बाद पूछा पटना यूनिवर्सिटी का कब हुआ था, तो बताइए पटना यूनिवर्सिटी का 1900 कितना में हुआ था, बताइएगा कमेंट में जरूर कि 1900 कितना हुआ था, 17 में या 16 में, बताइए पटना यूनिवर्सिटी का कब हुआ था। बिहार के उच्च न्यायालय कहाँ है, बिहार के उच्च न्यायालय भी बताएं कि पटना में है। ठीक है, कहाँ है, पटना में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु कितना है, इनका भी जो उच्च न्यायालय होता है उनके 62 वर्ष होता है। कितना होता है, 62 वर्ष, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितना है, 62 वर्ष है, आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो 62 वर्ष होता है उच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो किस प्रकार के जो होते हैं राष्ट्रपति, वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के बाध्य होता है, किस संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 42वां 41वां 43वां 44वां, तो इसका आंसर के बाद 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, उनको मानना ही पड़ेगा। फिर बोला जाए 158 के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने रुपए जमा करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 14,000 16,000 15,000 20,000, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 15,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना का कमांडर इन चीफ कौन बनता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो जो सेना का चीफ कमांडर होता है वो कौन बनता है, राष्ट्रपति बनता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, डी, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट, लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार हम लोग छठा चैप्टर देखेंगे, और ये लगभग आपका लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, क्या होगा, लास्ट चैप्टर। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक थे जो मौलिक अधिकार पे सवाल उठाए थे। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, समता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 15 से 20 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 18 से 22 में, अनुच्छेद 22 से 26 में। तो समता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है और 14 से 18 में आपका दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो स्वतंत्रता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया, स्वतंत्रता अधिकार की बात किया जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका डी में अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में आपका 14 से 18 में दिया गया समता का, और 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। किस कारखाने या खदान या रेलवे में काम करने के लिए कितने वर्ष के कम उम्र की बच्चों को काम नहीं कर सकते हैं, 12 वर्ष 14 वर्ष 13 वर्ष 15 वर्ष। तो 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चा को आप काम नहीं करवा सकते ये सब चीज़ में। ठीक है, जो भी जोखिम भरा चीज़ होता है उसमें, ये आपका मौलिक अधिकार में भी चर्चा किया गया है। किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, 86वां संविधान शोधन, 42वां संविधान शोधन, 44वां संविधान, 84वां संविधान शोधन, 44वां संविधान शोधन। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार शिक्षा को बनाया गया। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अलग किया गया था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1978 में। ठीक है, कब, 1978 में। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका भी आपको बता चुके हैं कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, ये सर हम कर चुके हैं। मौलिक अधिकार की सूचना का अधिकार कब जोड़ा गया, तो मौलिक अधिकार में सूचना का अधिकार की बात किया जाए तो इसका 2005 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, 2005 में। लोगों द्वारा मांगी गई सूचना कितने दिनों के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य है, तो आपका 30 दिन के अंदर। यदि कोई भी सूचना मांगता है उसको आप 30 दिन के अंदर आप उपलब्ध करा सकते हैं। लोग द्वारा यदि सूचना कोई मांगा जाए तो आपको 30 दिन के अंदर उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अभी किसी भी मान लो किसी संस्था से लेना, जैसे आरटीआई लगता है। ठीक है, आरटीआई लगता है तो वो 30 दिन के अंदर आपको जो भी आपको सूचना चाहिए वो आरटीआई लगाइए, आपको 30 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। मानव अधिकार पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जैसे मान लिया किसी भी एग्जाम दिए तो मान लिया हमको कुछ उसके जानकारी लेना है, जो कि नहीं, बहुत से एग्जाम में तो आपको निष्पक्ष रूप से नहीं बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपको जानकारी लेना है तो आप आरटीआई लगा दीजिए, वो बता देगा आपको कि क्या आपकी समस्या थी, आपको क्यों दिक्कत है, और समस्या जो भी हो उसको बता देगा। बताइए, तो 170 बोला है मानव अधिकार पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो आपको 1993 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैतृक संपत्ति में स्त्री का अधिकार पुत्र के समान पुत्री को कब दिया गया। ठीक है, यानी जो पैतृक संपत्ति होता है, जो पुरखन का जो संपत्ति होता है, जो आपका वंश से चला आ रहा है संपत्ति है, वो पैतृक यानी पिता का जो संपत्ति होता है, तो जो पिता की जो संपत्ति होता है स्त्री के अधिकार यानी पुत्र के समान पुत्री को कब दिया गया, यानी कि जो स्त्री का समान वो दिया गया, कब दिया गया, जो मान लीजिए जो पैतृक संपत्ति है उसमें पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार है, जितना हक पुत्र का उतना अधिकार पुत्री का भी है। ठीक है, तो ये कब दिया गया था, ठीक है, ये पूछा जा रहा था। ये 2005 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, 2005 में।
चलिए पिन पूछा जा रहा है कि 172 में भारत में विवाह हेतु लड़की का उम्र निर्धारित है कितना, 17 वर्ष, 21 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष। तो भारत में विवाह हेतु लड़की का 18 वर्ष और लड़का का कितना, 21 वर्ष है। ठीक है, लड़का का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। 173 में बोला जा रहा है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कानून कब बना था। 2005 में, 2007 में, 2006 में, 2008 में। तो इसका आंसर की बात करें तो 2006 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कानून, यदि दोनों सेमी क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी दे दिया, नहीं सी हो जाएगा। ठीक है, आपका दो चाइल्ड प्रोत्साहन ऑफ मैरिज एक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें क्या, दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना। द प्रोविजन चाइल्ड ऑफ मैरिज एक्ट कानून कब बना। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इसमें बात किया जा रहा है, इसमें बात किया जा रहा है कि द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कानून कब बना था। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 2006 से हो जाएगा, लेकिन लागू कब हुआ था तो 2007 होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका, यहाँ पे लागू पूछा था, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। यदि पूछ दिया जाए लागू, ठीक है, यहाँ पे बना था कब बना तो 2006 में, लागू कब हुआ तो 2007 में। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि लागू कब हुआ 2007 में, बना कब 2006 में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात किया जाए तो आपका 22 जुलाई 1947 को क्या गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती है, 25, 27, 24, 26। इसका अंतर से बात करें तो 24 तिलियां होती है। जो चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होती हैं, तो 24 तिलियां होती हैं, यानी 24 लाइन होती है चक्र में। फिर बोला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कब मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 2004 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में। तो 2004 में आपका मौलिक अधिकार बना दिया ध्वज फहराने का। बोला जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 43वां, 42वां, 46वां, 44वां। तो अभी आपको बताएं कि जब भी जोड़ने की बात हो तो अधिकतर बार क्या होता है, 42वां संविधान सुधार द्वारा जोड़ा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो पॉलिटी का जितना भी 9th क्लास का था क्वेश्चन, जो पेज बाय पेज, यानी कि एक भी लाइन आपका नहीं छूटा है। ठीक है, क्या है, एक भी लाइन आपका नहीं छूटा है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को, हर एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन उठा लिए। आपको उम्मीद दिलाते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप किसी भी एग्जाम में, आप किसी प्रकार के एग्जाम में बैठते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, यदि पूरा सीरीज आपको कर लेते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोग के लिए हम बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप किसी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, शिक्षक भर्ती हो, टीचर हो, या किसी प्रकार के आप यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, किसी प्रकार के एग्जाम दे रहे हो, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप याद से देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।